अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से क्लिक अच्छे तरीके के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो समाजी साइंस के मुताल्लिक़ होगा। समाजी साइंस 8वीं जमात का समाजी साइंस का 8वां सबक 8.1 के इक्तिसाबी सफ़ात को हल किया जाएगा और उसे किस तरह से हल करना हम यहाँ पर सीखेंगे और साथ ही साथ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि इस बार 8वीं जमात के बोर्ड एग्ज़ाम है ना, इसलिए। चलो देखें, यहाँ पर देखो। हमारा सबक है हिंदुस्तान तारीखी तरतीब। हिंदुस्तान में क्या है, तारीखी तरतीब क्या थी उसके मुताबिक देखना है। एक मिनट, ये पॉइंट छोटा लेंगे, थोड़ा बहुत बड़ा है। ओके, हमारा इक्तिसाबी मासिल क्या है, हिंदुस्तान तारीखी तरतीब के बारे में जानना है। यानी हिंदुस्तान में यहाँ पर क्या है, 1498 से यहाँ पर कितने हैं, 1449 तक, आज़ादी तक पूरी तारीख तरतीब दी गई है। तो इसको हमें कैसे जाने, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है वास्को डी गामा की कालीकट की बंदरगाह पर आमद। हिंदुस्तान को वास्को डी गामा किस तरह से आया और कब आया, 1498 को आया। तो इसका जिक्र हमें क्या है, 7वीं जमात की दरसी किताब में मिलता है। उसका इस्तेमाल करके बच्चों को तफसीलन समझाए। मिसाल के तौर पर देखो, ये रहा 7वीं जमात के पार्ट 1 में, 7वीं जमात के सोशल साइंस के पार्ट 1 किताब में क्या है, इस तरह से वास्को डी गामा का मतलब है। वास्को डी गामा क्या है, पुर्तगाली मल्ला है। ये वास्को डी गामा की तस्वीर है, जिसने क्या है 1898 को हिंदुस्तान को आया था। हाँ, हिंदुस्तान की कालीकट को पहुंचा था। हिंदुस्तान के नया समुद्र रास्ता दरियाफ्त किया इसने। और इसी तरह यहाँ पर देखिए, वास्को डी गामा जिस जगह पर असल पहुंचा वो कालीकट शहर था। क्या था, कालीकट। हाँ, कालीकट के तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी कप्पड़ था। इस वक्त कालीकट पर जामुरन नामी बादशाह हुकूमत कर रहा था। इस तरह से बच्चों को तफसील हम बता सकते हैं। और वास्को डी गामा का समुद्री रास्ता बताने के लिए हम क्या है, वास्को डी गामा का समुद्री रास्ता बताने के लिए इसके मतलब मजीद मालूमात 8वीं जमात के दरसी किताब में, कलिका चित्र की किताब में है, वहाँ पर देखेंगे। तो अब हम देखेंगे उसके बाद हिंदुस्तान में होने वाला वाक़या। 1498 के बाद प्लासी जंग हुई। प्लासी जंग कब, 1797। अब प्लासी जंग 1797 जो हुई, ये किन किन के दरमियान हुई, ये क्या है, हिंदुस्तान के बंगाल के सरजमीन पर हुई। कहाँ पर हुई, बंगाल में, बंगाल के सरजमीन पर। वहाँ पर उस वक्त का बादशाह सिराजुद्दौला था। वहाँ पर उस वक्त का बादशाह कौन था, सिराजुद्दौला था वहाँ पर। उस वक्त सिराजुद्दौला था, उस वक्त बादशाह सिराजुद्दौला था। और यहाँ पर सिराजुद्दौला और अंग्रेज के दरमियान ये जंग, अंग्रेजों के दरमियान। इस तरह से हम बच्चों को ये किताब, ऐसी किताब इस्तेमाल करके तफसीलन बता सकते हैं। हाँ, तो इस जंग में क्या हुआ, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के दरमियान ही। हाँ, और इस जंग में क्या है, अंग्रेजों की जीत हासिल हुई। और अंग्रेजों को साथ देने वाला मीर जाफर, यहाँ पर मीर जाफर क्या है, अंग्रेजों का साथ दिया और सिराजुद्दौला को धोखा दिया। उस वक्त अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। तो इस जंग में, ये जंग क्या है, 23 जून 1757 को हुई। हाँ, इस जंग में क्या है, सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। हाँ, और वो जंग में ही मारा गया। और क्या है, वो जंग में ही मारा गया। जंग में ही मारा गया। और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से क्या है, अंग्रेजों को जीत हुई। मीर जाफर क्या किया उस वक्त, गद्दारी किया, उस वजह से अंग्रेजों को जीत हुई। हाँ, यही जंग क्या है, अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद का आगाज हुआ। इसके नताइज क्या है, इसके नताइज क्या निकले इसके, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। हाँ, और साथ ही साथ क्या है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कशीर माल देना पड़ा, 24 परगनाई जिले
अंग्रेजों को देना पड़ा। इस तरह से यही जंग क्या है आगे चलकर बक्सर जंग की सबब भी बनी। हाँ, इस तरह से क्या है इसके नतीजे निकलते हैं। इस तरह से हम बच्चों को तफसीलन बता सकते हैं। और देखो आगे क्या है, उसके बाद यहाँ पर आता है बक्सर की जंग जो 1764 में हुई, तीसरी। ये बक्सर की जंग क्या हुई, देखो बक्सर की जंग, यहाँ पर हम बक्सर के मुताबिक करेंगे। क्लास ये बताऊँ हुकूमत के रोज, मतलब यहाँ पर बक्सर, हाँ बक्सर की जंग है, बक्सर की जंग के असबाब और वजूहत। बक्सर की जंग में क्या हुआ, यहाँ पर पहले मीर जाफर को जब नवाब बनाया गया, तो मीर जाफर जब अंग्रेजों की मांगों को पूरा न कर सका, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को माजूल करके मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम नवाब बनने के बाद क्या है, वो आज़ाद तबीयत का मालिक था। वो क्या है, देखो वो क्या है, मीर जाफर, मीर कासिम इसका दामाद था, किसका, मीर जाफर का। तो मीर कासिम जब वो आज़ाद तबीयत का मालिक था, तो उसने क्या किया, जिन मकामात पर अंग्रेज दस्तक का गलत इस्तेमाल करते, दस्तक यानी महसूल वसूल कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसका जायजा लेकर क्या है, उसने महसूल को आज़ाद कर दिया, यानी हिंदुस्तानी ताजिरों से भी क्या है उसको उसने आज़ाद कर दिया। तो इस वजह से क्या है, अंग्रेज नाराज़ होकर उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को नवाब के अहदे से महरूम करके दोबारा माफ़ कीजिएगा, मीर कासिम को नवाब के अहदे से माजूल करके या महरूम करके दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाया। तो इस वजह से मीर कासिम ने क्या किया, अपने साथ दो साथियों को मिलाया, यानी ओध के नवाब शुजाउद्दौला और इसी तरह क्या है मुगल शहनशाह शाह आलम सानी, मुगल शहनशाह शाह आलम सानी, इन दोनों के साथ, ये तीनों सलासा मिलकर, तीनों लोगों ने मिलकर क्या है अंग्रेजों के साथ जंग की, अंग्रेजों के साथ जंग की। कब, 1764 में, 1764 में, 1764 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ जंग की। तो इस जंग में क्या है, यही जंग क्या है बक्सर की मशहूर जंग कहलाई। इस जंग में अंग्रेजों का कायद हेक्टर मंजूर था, है, और अंग्रेजों की जीत हुई। मीर कासिम और उसके साथी ओध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शहनशाह शाह आलम सानी, इन दोनों को शिकस्त हुई। इस तरह से क्या हम इसके मुताबिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चौथी एंग्लो मैसूर जंग, चौथी एंग्लो मैसूर जंग के बारे में। चौथी एंग्लो मैसूर जंग, अंग्रेजों ने जब बंगाल के इलाके पर कब्जा किया, तो सीधा वो लोग क्या है रियासत कर्नाटक की तरफ आए, रियासत कर्नाटक। तो देखें रियासत कर्नाटक कहाँ पर होता है, ये रहा रियासत मैसूर का इलाका, जो इस वक्त क्या है हजरत टीपू सुल्तान और हैदर अली के दौर हुकूमत में इतना इलाका रियासत मैसूर के मातहत था। तो इस तरह से ये जंग क्या है, चौथी एंग्लो मैसूर जंग, चौथी एंग्लो मैसूर जंग। टोटल क्या है एंग्लो मैसूर जंगे, 4 एंग्लो मैसूर जंगे हैं। तो उसमें चौथी एंग्लो मैसूर जंग कभी 1799 में, जो टीपू सुल्तान की शहादत उसी वक्त थी, 1799 में। हाँ, तो उसी तरह क्या है यहाँ पर आगे देखो क्या हो, इसमें इस जंग का नतीजा क्या निकला, इसमें टीपू सुल्तान शहीद हो गए और अंग्रेजों की जीत हासिल हुई। तो अंग्रेजों ने इस हिस्से को इस हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम किया, 4 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा खुद लिया, एक हिस्सा मराठा को दिया और एक हिस्सा क्या है निजाम के हैदराबाद को दिया, निजाम के हैदराबाद को। तो और एक हिस्सा क्या है बचा हुआ हिस्सा उन्होंने वहाँ पर इस वडेल खानदान के स्वम कृष्णराज वडेल के सुपुर्द किया, जो सुपुर्द करके क्या है एक छोटा सा इलाका उनके कब्जे में दिया। इस तरह से क्या है चौथी एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा हुआ।
इस तरह से हम मज़ीद मालूमात 7वीं जमात और ख़ास करके 10वीं जमात के भी दरसी किताब का इस्तेमाल करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आगे देखो, तो उसके बाद हम आते हैं तीसरी एंग्लो मराठा जंग। तीसरी एंग्लो मराठा जंग तीसरी एंग्लो मराठा जंग। हाँ, तो यहाँ पर क्या है तीसरी एंग्लो मराठा जंग? ये जंग क्या है? अंग्रेज और मराठा सल्तनत के दरमियानी। जिस तरह से अंग्रेजों ने सीधा, जब अंग्रेजों ने क्या है मैसूर को अपने कब्जे में कर लिया, तो सीधा अपनी मैसूर के जंग के दौरान उनका साथ देने वाले मराठों की तरफ पलटे और मराठों को अपने कंट्रोल में करने के लिए मराठों के साथ जंग की। वही जंग क्या है? एंग्लो मराठा जंग के नाम से जानी जाती है। ये तीसरी एंग्लो मराठा जंग 1818 से 1819 के दरमियानी ना। इस वक्त 18वीं सदी में 18वीं सदी में मराठों की इलाकों में पेशवाओं की हुकूमत थी। पेशवाओं की हुकूमत, तो वहाँ पर पेशवा बनने के लिए आपसी झगड़े की वजह से, आपसी झगड़ों की वजह से क्या है, अंग्रेजों ने मुदाखलत करके तीसरी अंग्रेजों ने मुदाखलत करने की वजह से तीसरी एंग्लो मैसूर माफ कीजिएगा तीसरी एंग्लो मराठा जंग हुई। अब उसके बाद हम आते हैं तीसरी एंग्लो सिख जंग। एक्चुअली ये तीसरी नहीं आना, ये दूसरी आना है। क्या आना है? दूसरी, माफ कीजिए, ये दूसरी आना, दूसरी एंग्लो सिख जंग। तो इस तरह से क्या है, अंग्रेज मराठा के बाद सीधा सिखों की तरफ पलटे, शुमाली हिंदुस्तान, शुमाली मशरकी हिंदुस्तान की तरफ। तो शुमाली मशरकी हिंदुस्तान में जब सिख हुकूमत कर रहे थे, तो सिखों के इलाके पर कब्जा करने के लिए उन्होंने सिखों के साथ भी जंगें की। उस वक्त 1859 में 1849 में सिखों के साथ जंग की। और उसके बाद आता है, सीधा हम आते हैं हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी। पहली जंग आज़ादी 1857। ये तो आपको पता ही है इसके मतलब। तो इसका भी इस्तेमाल, इसके मतलब मज़ीद मालूमात हम 7वीं और 10वीं जमात की किताब, दरसी किताबों में देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय बरतानवी हुकूमत की बराह रास्त हुक्मरानी का आगाज, ये 1857 की जंग के बाद क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा होता है। तो उस वक्त क्या है, हिंदुस्तान की हुकूमत बराह रास्त बरतानिया, मलिकाए बरतानिया के हाथ में चली जाती है। हुक्मरानी के हाथ, हुक्मरानी क्या है, हिंदुस्तान की हुक्मरानी बरतानिया, मलिकाए बरतानिया के हाथ में चली जाती है। तो उस वाक्य को क्या है, यहाँ पर दर्ज किया गया 1858। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कायम। इसी तरह से क्या है, हिंदुस्तान में अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद आगे बढ़ती है। तो उस वक्त क्या है, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, खात्मे के बाद, यहाँ पर अंग्रेजों को भगाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक तंजीम कायम होती है। सबसे पहले तंजीम, जिसको कायम करने वाले ए.ओ. ह्यूम होते हैं, ने इसको कायम किया। तो उसके बाद यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम ने क्या है, इस तंजीम को कायम करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको क्या है, ए.ओ. ह्यूम ने कायम किया। कौन? ए.ओ. ह्यूम। उसका नाम क्या है? लॉर्ड एक्टिंग होम, लॉर्ड एक्टिंग होम। हाँ, तो इस तरह से क्या है, ये 1885 में कायम की जाती है। इसके कई इजलास होते हैं। तो इसका सबसे पहला इजलास मुंबई में होता है और उसके सदर उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है, उमेश चंद्र बनर्जी को। इसके सदर उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है। हाँ, और उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या है, टोटल 72 नुमाइंदे हिस्सा लेते हैं इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास में। और इसमें क्या है, बहुत सारे सियासी रहनुमा, इसके अंदर क्या है, वकील, सहाफ़ी, समाज के आला तबके के अरकान शामिल होते हैं।
यहाँ पर उमेश चंद्र बनर्जी की तस्वीर देखो। इन्होंने क्या है इस तंजीम को कायम किया था। इस तंजीम के मकासद भी हैं। इन्होंने इसको कायम किया। इसके पहले सदर उमेश चंद्र बनर्जी हैं, इनकी भी तस्वीर यहाँ पर है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की के मकासद क्या हैं, इसके मतलब भी हम मजीद मालूमात बच्चों को दे सकते हैं। हाँ, दरसी किताब का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस साल 8वीं जमात के सालाना इम्तिहान बोर्ड एग्ज़ाम होने की वजह से सवालात कहाँ से आते हैं पता नहीं, इसलिए क्या बेहतर है कि हम मज़ीद मालूमात बच्चों को दें। हाँ, तो देखो इसका मकसद क्या था, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के सियासी पैरोकारों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का पैदा करना और कौमी इत्तेहाद कायम करना और अवाम के मुतालिबात को हुकूमत के रूबरू पेश करके अवामी ख्यालात मुरतब करना और सूबाई खुद मुख्तारी को तर्क करके कौमियत को उभारना। ये क्या है इनका अहम मकसद था। तो इस तरह से इसमें क्या है ये जंग ये होता है। तो देखो आगे क्या है, तो इस तरह से क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम होता है। तो अब हम आते हैं बंगाल की तकसीम का 1905 में। क्या है बंगाल की तकसीम, क्यों बंगाल की तकसीम की गई, तो इसके बारे में जानेंगे। 1905 में बंगाल की तकसीम की गई। 1905 में बंगाल की तकसीम। देखो बंगाल की तकसीम की वजह क्या है, बंगाल को अंग्रेजों ने क्यों तकसीम किया, दो हिस्सों में तकसीम किया। यानी उस वक्त यानी 1905 में क्या हुआ वाकया, बंगाल में कौमियत की तेज लहर की शिद्दत को देखकर अंग्रेज खौफजुदा हो गए। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या है बंगाल के हिंदू मुसलमानों में मजहबी तफरीक के दरमियान कौमियत की तेज लहर पर काबू पाने के लिए बंगाल को तकसीम किया। क्या किया, बंगाल को तकसीम किया। लेकिन बंगाल की तकसीम किया तो उसकी मुखालिफत करते हुए बंगाल के हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों ने मिलकर क्या है, बंगाल के अवाम ने क्या है 16 अक्टूबर 1905 को सारे बंगाल में कौमी यौम शोक मनाया। और इसी तरह साथ ही साथ क्या किया, उन्होंने इसका विरोध किस तरह से किया, बंगाल के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करने के लिए उन्होंने हिंदू मुसलमान बाहमी तौर पर रक्षाबंधन बांधकर अंग्रेजों को अवाम की रक्षाबंधन बांधकर उसकी मुखालिफत की। तो उस तरह से अंग्रेजों को क्या है अवाम की ये शदीद एहतजाज के आगे झुकना पड़ा और 1911 में इस बंगाल की तकसीम को ख़त्म किया गया। 1912 में बंगाल की तकसीम को ख़त्म किया गया। तो ये बंगाल की तकसीम करने वाला शख्स यहाँ देखो लॉर्ड कर्जन, यही शख्स था उस वक्त। और उसके बाद क्या हुआ, देखो बंगाल की तकसीम के बाद कौन सा वाक़या पेश आया, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट, ये कानून है। अंग्रेजों ने क्या है यहाँ पर बहुत सारे कानून लाए। 1919 में ये कानून जारी किया गया। उसके बाद गांधी जी की हिंदुस्तान आमद का 1916 में गांधी जी हिंदुस्तान को आ गए। इंग्लैंड से उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान बरतानिया गए थे, वहाँ से 1916 में हिंदुस्तान को आ गए गांधी जी। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, हिंदुस्तान आने के बाद गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किया। तो यहाँ पर कलिका क्षेत्र की किताब में यहाँ पर पेज नंबर 14 दिया गया साल इसका, लेकिन सही साल क्या है 1917 है। 1917 में क्या है चंपारण सत्याग्रह पेश किया गया, चंपारण सत्याग्रह किया गया। ये चंपारण सत्याग्रह क्या है, चंपारण सत्याग्रह ये क्या है, गांधी जी के दौर में होने वाला एक सत्याग्रह है। चंपारण एक इलाका है, वहां पर किसानों के खिलाफ किसानों ने क्या है सत्याग्रह किया था। ये बिहार का एक इलाका है। बिहार के जमींदारों के खिलाफ किसानों के एहतजाज की तवील तारीख है। यहाँ पर क्या कर रहे थे, जमींदार जबरदस्ती नीली काश्त करने के लिए किसानों से मुतालिबा कर रहे थे, नीली की काश्त। हाँ, तो उस वक्त क्या है वहाँ के किसान उनके मुखालिफ थे, तो गांधी जी ने उनका साथ दिया। गांधी जी ने क्या उनके खिलाफ 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। आखिरकार किसानों का मसला हल हुआ और ये सत्याग्रह को वापस लिया गया।
चंपारण सत्याग्रह, किसानों का सत्याग्रह है, गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद मिंटो मार्ले इस्लाहत, मार्ले मिंटो इस्लाहत 1919 में आए। तो यहाँ पर अंग्रेज हिंदुस्तान में सुधार लाने के लिए बहुत सारे इस्लाहात किए, तो उसमें ये भी एक इस्लाह है, मार्ले मिंटो इस्लाहात। उसके बाद अदम ताउन तहरीक, अदम ताउन तहरीक 1919 में पेश आया, 1920 में पेश आया वाक्य है अदम ताउन तहरीक। अदम ताउन तहरीक क्या है ये? अदम ताउन तहरीक यानी मदद न की जाने वाली तहरीक, यानी अंग्रेजों के जो भी साजो सामान हिंदुस्तान में आए थे तो उन तमाम का बाइकाट करा, ये अदम ताउन तहरीक का मकसद है। यानी कोई भी चीज़ नहीं खरीदने का, अदम ताउन तहरीक, अदम ना ताउन यानी मदद, मदद न करने वाली तहरीक, यानी अंग्रेज जो भी चीज़ अपने इलाके से लाकर यहाँ पर बेचते तो उसको क्या है नहीं खरीदने का, सिर्फ हिंदुस्तानी साजो सामान को खरीदने का। ये अदम ताउन तहरीक और सिविल नाफरमानी तहरीक में दोनों भी मुमाशिलत है, दोनों की। तो देखो आगे लाहौर कांग्रेस सेशन, लाहौर कांग्रेस सेशन 1919 में पेश आया। लाहौर में एक इजलास हुआ, जलसा हुआ, वही क्या है लाहौर कांग्रेस सेशन, सेशन मतलब जलसा। तो जिस तरह से पहला जलसा उन्होंने मुंबई में किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वही क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जलसा है 1919 में होने वाला। तो यहाँ पर तय किया गया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ और ज़्यादा जिद्दोजहद करना चाहिए। तो इस तरह से सिविल नाफरमानी तहरीक चलाई गई 1930 में। सिविल नाफरमानी तहरीक के दीगर नाम है नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है इसको, और इसका और एक नाम दांडी मार्च कहा जाता है। महात्मा गांधी जी क्या है आश्रम से, अपने आश्रम से क्या है दांडी मार्च, दांडी के इलाके तक क्या है, दांडी के इलाके तक पैदल सफ़र करके समंदर के किनारे जाकर मुट्ठी भर नमक तैयार करके अपने इलाके वहाँ के लोगों को बांट दिया। तो इस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों के टैक्स के खिलाफ, टैक्स को कम करने के लिए टैक्स के कानून को तोड़ दिया जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों को दे रहे थे। तो इस तरह से ये सिविल नाफरमानी तहरीक चलाई गई। और इसी तरह गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने खुद उस वक्त से चरखा बुनकर अपने कपड़े खुद तैयार करके पहनते थे। इस तरह से अंग्रेजों के बेचे जाने वाले साजो सामान के खिलाफ इन्होंने सिविल नाफरमानी तहरीक चलाई। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस तरह की तहरीकों को देखकर अंग्रेजों ने क्या है चंद एक्ट, चंद कानून जारी किए। तो उनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो 1935 में आया। और इसी तरह हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चलाई गई, कब 1942 में। तो यहाँ पर हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को एक नारा दिया, करो या मरो का नारा। उसके बाद आइन कमेटी की तश्कील, आइन कमेटी की तश्कील क्या है 1946 में। यानी अंग्रेजों को पता चला कि किसी ना किसी हालत में हमें यहाँ से जाना है, तो इस तरह से अंग्रेजों को जब पता चला तो हमें हिंदुस्तान छोड़कर जाना है, तो उन्होंने यहाँ पर जाने से पहले क्या है हिंदुस्तानियों को कहा कि आप अपना एक कानून तैयार करें। तो उस वक्त क्या है हिंदुस्तानियों ने 1946 में आइन कमेटी की तश्कील की। उसके बाद क्या हुआ 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान की तश्कील, हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। उसके मतलब हम 7वीं और 10वीं जमात की दर्ज किताब में मालूमात हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में। तो इस तरह से क्या है ये तारीख की तरतीब को बताया गया है। तो हमें बताने का मकसद ये है कि हमें तारीखी तरतीब को तरतीब और सही तरीके से लिखें, उसके जाने, तो उसके लिए बताया गया है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही इक्तिसाबी सफ़ा दिया गया है, एक ही इक्तिसाबी सरकारी सफ़ा। तो यहाँ पर क्या है चंद वाक़यात दिए गए हैं, इनको सही तरतीब में लिखना है जिस तरह से मैंने यहाँ बाजू लिखा है। तो यहाँ पर देखो मोंटेस्को सबसे अव्वल क्या है, मोंटेस्को चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट है। उसके बाद सिविल नाफरमानी तहरीक है, चंपारण सत्याग्रह है, तीसरी एंग्लो मराठा जंग है, प्लासी जंग है, बंगाल की तकसीम है, लाहौर कांग्रेस सेशन है, चौथी एंग्लो मैसूर जंग है, हिंदुस्तानी कांग्रेस का कयाम है, मलिका का फरमान, कंपनी गवर्नमेंट ऑफ का खातिमा यानी 1858 का है।
तो इस तरह से क्या है, ये वाक़यात हैं। तो इनको सही तरतीब में, अगर तरतीब में दें तो सबसे पहले प्लासी की जंग होती है 1757 में, उसके बाद चौथी एंग्लो मैसूर जंग 1799 में, तीसरी एंग्लो मराठा जंग, उसके बाद तीसरी एंग्लो मराठा जंग 1918-1919 में होती है, और उसके बाद मलिका का फरमान और कंपनी गवर्नमेंट का खात्मा, ये क्या है 1858 में होता है। हिंदुस्तान कांग्रेस का क़याम 1885 में होता है, और बंगाल की तकसीम 1905 में होता है, और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये 1900, यहाँ पर देखो मॉन्टेगो 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 कहाँ है, हाँ है 1909 में होता है, 1909 में। बंगाल की तकसीम के बाद क्या है, ये आता है 1909। और चंपारण सत्याग्रह, चंपारण चंपारण सत्याग्रह 1917 में आता है। लाहौर लाहौर आया, एक्चुअली लाहौर आना है, लाहौर कांग्रेस सेशन, लाहौर लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 में होता है। और सिविल नाफरमानी की तहरीक 1930 में होती है। इस तरह से क्या है, सही तरतीब में लिख कर के हम बता सकते हैं। ये रहा हमारा 8वीं जमात का 8वां सवाल, 8वां 8.1 हिस्सा, हिंदुस्तान की तारीख, जदीद हिंदुस्तान तारीख की तरतीब को। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।